नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी इस समय पूरे शबाब पर हैं। सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूअस मोदी एंड कंपनी की पोल खोलने में जुटे हुए हैं। इनका असली चेहरा देश को दिखाने में जुटे हैं। सामान्य तौर पर राहुल गांधी को विपक्ष सबसे बड़ी जो वजह होती थी जिसको सामने रख के टारगेट करता था, वो था राहुल गांधी राजनीति को लेकर के गंभीर है या नहीं। ये सवाल खड़े करता था विपक्ष। कहता था 2 दिन की राजनीति करते हैं, 20 दिन छुट्टी पर रहते हैं। राहुल हालांकि उस समय भी 2 दिन की राजनीति करके 20 दिन छुट्टी पर नहीं रहते थे। राहुल गांधी मूलतः एक राजनैतिक व्यक्तित्व खुद में समाहित ही नहीं करते हैं। एक नेता वाले गुण राहुल के भीतर है ही नहीं। वो एक थिंकर वाला, एक फक्कड़ वाला वो स्वभाव है। कहीं भी बोला है फलाने आदमी से चलो मिलने चल देते हैं, उनसे बात करने के लिए बैठना है तो 1 घंटे बैठ के बात कर लेते हैं, लेक्चर देने जाना है यूनिवर्सिटी में वहां चले जाते हैं। तो मूलतः वो मोदी या मोदी जैसे राजनैतिक जो व्यक्तित्व होते हैं ना, वो राहुल के भीतर वैसा कोई व्यक्तित्व नहीं है। राहुल थोड़ा डिफरेंट। लेकिन जब देश इस दौर से सबसे अपने कठिन दौर से गुजर रहा है, तो राहुल गांधी अब फुल टाइम 24 घंटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हजारों सैनिकों के सामने नरेंद्र मोदी के देशभक्ति का मुखौटा उतार दिया। मोदी एंड कंपनी के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, जिसके आड़ में छिपकर वो लोकतंत्र और संविधान पर प्रहार करते हैं? वो हथियार क्या है? वो हथियार देशभक्ति का है। वही देशभक्ति जो 100 साल से संघ वाले सिखा रहे हैं। उनकी देशभक्ति बहुत सिलेक्टिव है। वो अपने हित को ही देशभक्ति का नाम दे देते हैं। अपनी सत्ता को कायम रखने के एजेंडे को ही देशभक्ति बता देते हैं। संस्थानों को शिकंजे में कसने को देशभक्ति बता देते हैं। सेना को राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करने को देशभक्ति बता देते हैं। यानी इनकी देशभक्ति इनकी सत्ता के इर्द गिर्द ऐसे परिक्रमा करती है और कोई देशभक्ति इनकी है वो नहीं। यही बात राहुल गांधी ने आम जनता के बीच में नहीं, सैनिकों के सामने खोली और फौजी तालियां बजाने लगे। ये कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद राहुल गांधी को आप देखेंगे, मैं सुनवाऊंगा, तो एक छोटे से बच्चे से मुलाकात दिल्ली में हुई होगी। उत्तराखंड गए, उत्तराखंड में गए तो याद आ गया, बच्चा आया था, कहा था कि आइएगा तो हमारे घर आइएगा। फोन मिला दिया और फोन मिला करके स्विमिंग में कौन सा क्या किए हो, कौन सा मेडल पाए, कहां पर स्विमिंग में गए, घर पे क्या चल रहा है, सब बतियाने लगे। वहां से निकले तो मध्य प्रदेश में मऊगंज में जिस बेटी ने जान अपनी दे दी है उसकी मां से बातचीत करने लगे। तो ये जो अभियान है ना, और सब वायरल हो गया कि बातचीत फोन पर बच्चे के साथ, और कहीं पर राहुल गांधी ने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। जिस बच्चे से भी बात की रुद्रपुर में, उस बच्चे के घर में उसके तरफ से वायरल किया गया, क्योंकि वो जब बातचीत कर रहा था स्पीकर पे, तो वहां पर घर में किसी ने, उसके पापा ने, मम्मी ने, किसी ने रिकॉर्ड किया और तब वो वायरल हुआ। राहुल गांधी ने वायरल नहीं किया कि मैं बात कर रहा हूं बच्चे से और वहां पर वीडियोग्राफी हो रही है 5-6 कैमरा लगा के। ये नहीं हुआ। तो जरा हम शुरू करते हैं। खासकर देशभक्ति वाला मसला जो है मोदी जी वाला, उसका जो खुलासा, उसका उसको एक्सपोज किया है, वो ज्यादा जरूरी है उसको समझना और उस पर चर्चा करना। क्योंकि मोदी इसी देशभक्ति के आड़ में छिपते आए हैं। और मोदी ही नहीं, इनकी कंपनी में कोई भी हो, वो अडानी पर मुकदमा होता वो भी कहता है कि देश पर हमला है। इसमें किसी पर भी, धर्मेंद्र प्रधान फंसा है नीट में और सीबीएसई में, वो भी कल को कह देगा कि देश के खिलाफ साजिश हो रही है। ये देशभक्ति के पर्दे के पीछे जाकर सब छिप जाते हैं। इनके जितने कर्म हैं, कारनामे, सब वहीं लेके छिप जाते हैं। भाव को लाइए स्क्रीन पर, जोड़िए। स्वागत है भाव। सीधा चलेंगे, कोई हेडलाइन नहीं, सीधा राहुल गांधी को सुनाते हैं। सुनिए और एक एक पॉइंट सुनिएगा। मोदी की देशभक्ति का सच हर पॉइंट में, हर लाइन में आपको मिलेगा। सुनाइए। अग्निवीर क्या कहता है? अग्निवीर कहता है कि आप देश को 4 साल दीजिए,
अगर आप शहीद होंगे तो देश आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, देश आपके परिवार को प्रोटेक्शन नहीं देगा। और ये जो फोर्सेस की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन फोर्सेस की जो नींव है, इसके खिलाफ हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा सेना में जाते हैं, जाना चाहते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं और देश की रक्षा करने का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन हो, उनके परिवारों की प्रोटेक्शन हो और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। इसीलिए हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना को कैंसिल कर देंगे। दूसरी बात, अग्निवीर क्यों आया? अग्निवीर का कारण अदानी है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के फोर्सेस का बजट, हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट है, वो हमारी सेना की जवानों की फ्यूचर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ना जाए और वो सारा का सारा अदानी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों के जेब में जाए। कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में आपका डेलीगेशन आया और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन होती थी, जो आपको 1922 से एग्जेम्पशन थी, उसको इन्होंने रिवर्स किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी रोज कहते हैं कि वो देशभक्त हैं, दिवाली में जाकर वो जवानों के साथ दिवाली खेलते हैं, मनाते हैं, मगर जब आपकी जरूरत होती है तो फिर वो आपको अग्निवीर देते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन छीनते हैं। हमारे लिए जो सेना का और सरकार का रिश्ता है, वो मामूली रिश्ता नहीं है, वो पवित्र रिश्ता है और उस रिश्ते को हम रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। हम जो आपके अंदर जो देशभक्ति है, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी फौज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से लड़ी। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20-25 बार उसने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि युद्ध बंद करो, और नरेंद्र मोदी ने मुझे जवाब दिया, यस सर, और युद्ध बंद हुआ। भाइयों और बहनों, अगर ये आर्म्ड फोर्सेस के साथ धोखा नहीं है तो क्या है धोखा? अगर ये एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के साथ धोखा नहीं है तो फिर क्या धोखा है? भाऊ, डिसेबल्ड पेंशन से लेके अग्निवीर से लेकर के अडानी और ऑपरेशन सिंदूर सब आ गया। और भाजपाई, हम लोग कल भी कार्यक्रम किए थे तो मैंने चर्चा की थी कि पुष्कर धामी से लेके सब इसी बात पर बौखलाए हुए थे। सब राहुल के इस कार्यक्रम से पहले ही ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि राहुल सेना विरोधी है, राहुल ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए। सेना के पराक्रम को अमेरिका के आदेश पर बंद करने देने वाला देशभक्त है। चीन अपने धरती पे घुस आया था और हमारे 46 जवान शहीद हो गए गालवान में।
किसकी मूर्खता थी वो? मैं हमारे आर्म फोर्सेस कभी गलत करता ऐसा मैं मानता ही नहीं। आर्मी नेवी एयरफोर्स बराबर इंफॉर्मेशन देती है, नरावने की किताब में बहुत बताया उन्होंने। सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए, और सरकार को सिर्फ 56 इंच का सीना नहीं, इसमें बड़ा दिल चाहिए, जिगरा चाहिए। सीने का ढांचा तो है बड़ा अस्त, लेकिन अंदर दिल है क्या, जिगरा है? वो हो गया पहलगाम में के पहले जो आतंकी हमला हुआ, उसमें क्या हुआ? क्यों नहीं प्लेन मुहैया करवाई दे गए थे? क्यों नहीं रोड सैनिटाइज किया गया था पुलवामा में? हाँ, पुलवामा में। जब ये तो गवर्नर ने कहा, जो जम्मू कश्मीर का था, मलिक साहब ने, उस पर कुछ जवाब? तो क्या पुलवामा होने दिया राजनीतिक लाभ के लिए? ये सवाल अभी भी इसका उत्तर नहीं किसी के पास। पहलगाम, क्या पहलगाम में आतंकी मूवमेंट है ये पता नहीं था? प्रधानमंत्री का दौरा क्यों कैंसिल हुआ? और उससे दूसरे दिन ये कत्लेआम मचा। चुनाव के पहले ही कैसे कत्लेआम मचते हैं? ये राष्ट्रवाद हो गया आपका। और उसके बाद ट्रंप। आज तक कौन सी ऐसी सरकार हुई, मोरारजी देसाई से लेकर चरण सिंह, जो सबसे वीक सरकार बोली जाती है, देवगौड़ा की सरकार, चरण सिंह की सरकार, गुजराल की सरकार। मैं तो नेहरू, इंदिरा जी, शास्त्री जी की नाम ही नहीं ले रहा हूं। मैं उन सरकारों के नाम ले रहा हूं, चंद्रशेखर की सरकार, लेकिन चंद्रशेखर जैसा जिगरा किसी के पास नहीं था। लेकिन देवगौड़ा की सरकार कहो, चरण सिंह की सरकार कहो, गुजराल की सरकार कहो, ये सरकारें एक्सीडेंटल थी। उन सरकार ने भी कभी किसी को भारत के तरफ टेढ़ी आंख होकर देखने नहीं दिया, और माकूल जवाब दिया, जबकि वो खुद जबरदस्त कमजोर थे संसद में आंकड़ों के अनुसार। कई बैसाखियों पे थे। इनकी क्या मजबूरी थी? अमेरिका के सैंक्शन से इतना क्यों डर गए? अटल जी का क्यों? अटल जी ने तो कहा था राजधर्म में निभाओ। अटल जी का राजधर्म तो आप नहीं समझ पाए। आप राजधर्म को ही अडानी धर्म समझ बैठे। और अटल जी ने सिर्फ राजधर्म निभाओ नहीं बोला, राजधर्म क्या है ये भी बोला। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी, उन्होंने कहा कि प्रेस वाले ने पूछा कि मुख्यमंत्री को क्या है आपका एडवाइस, तो उन्होंने कहा कि राजधर्म निभाओ। और कैसा निभाओ राजधर्म ये भी बताया। तो अटल जी के तो आप दुश्मन हो गए। वो नाम के लिए भले ही आप जन्मतिथि और पुण्यतिथि मनाते हो। और अटल जी ने राजधर्म निभाया, कैसा निभाया? जब पोखरान किया तो अमेरिका के सैंक्शंस लगे, उन्होंने बोला लगने दो, बिल्कुल लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, भारत ताकत है, भारत में पूरा देश अटल जी के साथ था, विपक्ष अटल जी के साथ था। इसमें तो देशभक्ति मैंने जो है मैंने कई बार सोचता हूँ आशीष जी, चलो ठीक है, संघ की विचारधारा कैसी भी हो, लेकिन भाजपा में नहीं भी अच्छे लोग दिए। मैं अटल जी का एक भाषण सुन रहा था, आई वाज शॉक्ड। क्या होता है, उम्र के साथ भाषण सुनो तो और समझ में आता है, ऐसा मेरा मानना है। मनमोहन सिंह के पेश किए हुए बजट पे वो बोल रहे थे, और उनने कहा कि इस बजट में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह झलक रहे हैं। और अर्थशास्त्री वो होता है जो आने वाले सदी का विचार करता है इस देश के लिए, और बजट पेश करता है। वो बजट मुझे दिखाई दे रहा है। यहां मुझे राजनीतिक मनमोहन सिंह नहीं दिखाई देता, क्योंकि पॉपुलरिस्टिक मेजर्स नहीं है। अरे ऐसा भी विपक्ष का नेता जिसने बजट का स्वागत किया वो सत्ता पक्ष की, क्योंकि वो देश का भला चाहते थे।
वो भाजपा कांग्रेस नहीं करते थे, हिंदू मुसलमान नहीं करते थे। चुनाव हो गए एक बार, अब साथ बैठ गए सांसद में, तो देश को आगे कैसा बढ़ाओ, यह लक्ष्य होता था, यही लक्ष्य था, यही इस पार्लियामेंट की तासीर थी। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी को देश का नेतृत्व करने विपक्ष में होते हुए भी भेजा। और क्या हो गया आज, क्या हो गया आज राजनीति में? क्या आप वो तासीर समझते हो? इसीलिए मैंने कहा एक इंसान होता है, विचारधारा कुछ भी होती है आशीष जी, एक आपकी विचारधारा, एक मेरी विचारधारा, एक तीसरे की विचारधारा हो सकती है, लेकिन है तो एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान। हमारा इंसान होना महत्वपूर्ण होता है, देश के प्रति समर्पित होना महत्वपूर्ण होता है, और विचारधारा उसके बाद आती है। इनकी तो इंसान होने के पहले विचारधारा आती है। मेरी विचारधारा में मुसलमान नहीं है तो वो मुसलमान इंसान भी नहीं है। इनकी कोई विचारधारा नहीं है भाऊ, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनका एक विचार है और एक धारा है, बस कुर्सी बची रहे और कोई विचारधारा नहीं इनके। इनके विचारधारा में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। मुसलमानों से संबंधों पे आ जाए हम लोग, मुसलमानों संबंधों पर जाके शेखों के लिए डैने खोल करके गले में लटक जाते हैं। बिल्कुल, वो शेख मुसलमान नहीं है क्या? तब तो दूरी बना लो ना कि नहीं नहीं मुसलमान, वो हमारी विचारधारा मुसलमान है ही नहीं है। तो यूएई का शेख, यूएई का शेख, यूएई का प्रिंस सग्गा छोटा भाई हो जाता है। छोटा वाला सग्गा मेरा छोटा वाला भाई है, ये एकदम सग्गा। अरे ये समय आने पे अपने आप को, पूरा बचपन मुसलमानों के साथ गया। उन्होंने कहा भारत का मुसलमान वो मंगलसूत्र खोल लेगा और यूएई वाला पहना के भेजता है मंगलसूत्र। हाँ, ये कोई विचारधारा, ये सबके, ये हम लोग कह के गलत करते हैं कि इनकी विचारधारा, ये विचारधारा नहीं। आप देशभक्ति का राहुल ने जितना कहा, राहुल ने बहुत कुछ कहा, लेकिन उससे भी बड़ी बात अब जब चर्चा आई है तो राहुल ने जितना कहा उससे आगे भी बोलना पड़ जाएगा। सत्यपाल मलिक ने अपने इंटरव्यू में बताया था, इंटरव्यू में कहा कि जब पुलवामा हो गया, पुलवामा के बाद करीब 7 घंटे तक नरेंद्र मोदी को हम सूचना देने की कोशिश करते रहे, नरेंद्र मोदी तक सूचना ही नहीं गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस दिन वाइल्ड लाइफ में फोटोग्राफी कर रहे थे, उनका बड़ा इवेंट चल रहा था, इवेंट चल रहा था। और उसमें देशभक्ति का मसला क्यों आता है? आप अभी हाल में सुने होंगे, पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की वार्ता चल रही थी, और उसके बाद खबर आई थी कि जब वापसी में जेडी वांस प्लेन में था तो बार बार उसके पास फोन आ रहे थे, नेतन्याहू बात कर रहा था। वो तो उपराष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री सिंगल मिनट के लिए कभी भी नॉट रीचेबल नहीं होता है, सिंगल मिनट के लिए। वो अगर हवाई जहाज में भी होता है तो उसके पास सैटेलाइट फोन होते हैं। अगर यहां से जैसे नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका और 18 घंटे 16 घंटे प्लेन में है, तो 16 घंटे कंटिन्यू, मतलब एक पल के लिए भी आउट ऑफ रीच नहीं होते, वो रीच में होते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री फौजियों के मरने पर, शहादत पर, इस देश के सीआरपीएफ के जवानों की शहादत पर, आतंकी घटना में पुलवामा में 7 घंटे नॉट रीचेबल हो, ऐसा प्रधानमंत्री, देशभक्ति उसके मुंह से निकलना भी नहीं चाहिए। वो देशभक्ति के नाम पर कलंक है। दूसरी बात दर्शकों को बता दूं, पुलवामा में मरने वालों को अभी तक शहीदों का दर्जा नहीं मिला है, आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। वो तो है ही नहीं। अर्धसैनिक बलों के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सीमा पर भी अगर शहीद हो जाए तो प्रावधान ही नहीं है कि शहीद उनको दर्जा दिया जाए, उस पर कभी कोई काम नहीं। जो वो छोड़िए भाव, फिर अब आपने चर्चा की सीआरपीएफ, बीएसएफ को नहीं है ना, सेना को था ना, सेना को था। अग्निवीर स्कीम ने वो भी खत्म कर दिया, मतलब इस देश में शहीद का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अग्निवीर में जो होते हैं, मतलब जान देते हैं अपने देश के लिए, वो शहीद नहीं। प्रॉब्लम है ना, शहादत की कीमत ये क्या जाने। ये जो हमेशा सरेंडर रहे हैं, अंग्रेजों के साथ जब लड़ाई पूरा देश लड़ रहा था, तब ये अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, उनकी पालकियां उठा रहे थे।
तो ये तो भगोड़े है। इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के टाइम पे यही संघ साथ हो गया था ना। तभी तो कहीं कोई विचारधारा नहीं है इनका। ये सिर्फ मेरे थाली में घी ज्यादा कैसा आएगा इसके जुगाड़ में रहता है 24/7। आप और एग्जाम्पल और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, मुझे कई बार हंसी आती है राष्ट्र निर्माण की बात जब ये लोग करते हैं तो। इनकी विचारधारा के कंट्राडिक्शन देखिए। एक समय था 1930s में जब ये हिटलर से प्रभावित होते थे, और एक समय वो आ गया जब ये नेतन्याहू को अपना इजराइल को फादरलैंड बताते हैं। है वही डीएनए वही है, डीएनए वही है। नेतन्याहू का डीएनए अलग है नहीं मानता हूं मैं। वही नरसंहार, वही नरसंहार जिसकी झलक गुजरात में लोगों ने देखी। सुनिए राहुल को, और अगली क्लिप लाइए, अगली लाइए। जब देशभक्ति पोल खुल रहा है तो पूरा सुनिए। आपके चीफ मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी कंट्रोल करते हैं रिमोट कंट्रोल से, जैसे बाहर के लोग आज उत्तराखंड को चला रहे हैं। आपके बिजनेसेस छीन रहे हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। और मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूं, मैं पार्लियामेंट में उनके साथ खड़ा होता हूं, सामने खड़ा होता हूं, वो आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। आपने देखा होगा लोकसभा में डिस्कशन हुआ, मुझे बोलने नहीं दिया गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी उठ के लोकसभा से भागे और 1 घंटे के अंदर, मैं एप्स्टीन की बात करने जा रहा था, मैं अदानी की बात करने जा रहा था, 1 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया और ट्रंप ने यूएस डील अनाउंस कर। अगला एक और है, वो भी सुनाइए। उत्तराखंड बड़ा डायनामिक स्टेट है, आपके स्टेट में कोई कमी नहीं है, आपके पास टूरिज्म है, आपके पास रोजगार होना चाहिए, आपकी जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप होनी चाहिए। मगर हिंदुस्तान में आजकल सिर्फ 2 लोगों को फायदा होता है, अदानी को और अंबानी को। आप क्या सोचते हो, अगर आपने हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एक व्यक्ति को पकड़ा दिए, यह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? अगर आपने सारे के सारे डिफेंस इंडस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट्स, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्यूनिशन के कॉन्ट्रैक्ट्स एक व्यक्ति को पकड़ा दिए, यह सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? यह बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट है। और एक ही कारण है इसका कि प्रधानमंत्री का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अदानी जी के साथ जुड़ा है, और इसी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को फंसाया है। अदानी जी का स्ट्रक्चर मोदी जी का स्ट्रक्चर है, और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स में केस हुआ है, इसीलिए अदानी जी पर जो केस है यूएस डील के बाद उसको खत्म किया गया है। ये बातें बिल्कुल साफ हैं, ये पूरे देश को दिखाई दे रही हैं। अब ये आपने सुन लिया ना कि अडानी से जुड़े हैं, बेचा जा रहा है पोर्ट एयरपोर्ट सब। अब पोर्ट एयरपोर्ट नहीं, उत्तराखंड में बात हो रही थी तो हम पोर्ट एयरपोर्ट की बात नहीं करते हैं, हम उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। एक विजुअल अगला चलाइए, ये विजुअल चलाइए, खबर मैं बता देता हूं, फिर भाव पास चले। विजुअल लाइए, जल्दी ले आइए।
ये आपको दिख रहा है जो अल्मोड़ा, ऑडियो बंद कर दिए। जिस अल्मोड़ा में राहुल की रैली थी, उसी अल्मोड़ा में प्रोटेस्ट चल रहा है और राहुल गांधी से मिलने की तैयारी में बैठे हुए थे। वहां पर रैली स्थल पर पहुंच भी चुके थे, लेकिन मौसम खराब में राहुल नहीं पहुंच पाए। ये सारे के सारे IMPCL, इंडियन मेडिकल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एम्प्लॉइज हैं। ये अल्मोड़ा में जो है भारत सरकार ने 1978 में शुरू किया था आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आयुर्वेदिक दवाएं बनाने के लिए। 1200 से ज्यादा दवाएं बनाने के लिए इसको लाइसेंस मिला था। ये 600 के करीब 575 के आसपास दवाएं बनाती थी। 40 एकड़ का कैंपस है। 40 एकड़ में 145 करोड़ इस कंपनी की नेटवर्थ है। 145 करोड़। इस कंपनी को 121 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसके हाथ में एक स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड है। संजय गुप्ता नाम का व्यक्ति इसका मालिक है। ये जो है संजय गुप्ता को दे दी गई, संजय गुप्ता की कंपनी को दे दी गई 145 करोड़ रुपए नेटवर्थ वाली कंपनी। 40 एकड़ में सरकार जो 1978 से कंपनी चला रही थी, वो कंपनी 121 करोड़ में बेच दिया। भाव यही है राष्ट्रभक्ति। ये जो आपने 145 इस कंपनी की वैल्यूएशन है, ठीक है, मतलब इसके एसेट और जमीन और जो उसकी कीमत है। लेकिन ये कंपनी प्रॉफिट में थी, ये प्रॉफिटेबल कंपनी थी। यदि कंपनी का गुडविल जोड़ा जाए तो ये 500 करोड़ की कंपनी है। हाँ। ये 500 करोड़ की कंपनी 120 करोड़ में बेच दी। किस लिए बेच दी? ये क्या तकलीफ दे रही थी? सवाल ये है। 100 करोड़ का डील हो गया होगा अंडर हैंड, या 200 करोड़ का डील हो गया होगा अंडर हैंड। और मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी एक चैनल के कॉन्क्लेव में बोल रहे थे मुख्यमंत्री होने के टाइम पे, और वो कह रहे थे कि PSU लॉस में कैसे जाती है। हाँ, क्लिप आज भी मिल जाएगी। लॉस में जा ही नहीं सकती। मिसमैनेजमेंट ही लॉस में PSU को ले जाता है। सरकारी उपक्रम क्यों बेचे जाते हैं? सरकारी उपक्रम बिकने ही नहीं चाहिए। ये निर्लज्ज आदमी जब ये भाषण दे रहा था तो अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो गुजरात गवर्नमेंट की थी, ये टोरंटो को बेच चुका था 1 महीना पहले। तो ये तो मोदी जी सब सोचते नहीं। ये बात मैं ABP पे था तब, इनके भाषण पे, तब ABP तो उनके हर भाषण का विश्लेषण करते थे। और जब इनका भाषण चल रहा था तो इसका भाषण कोई गुजरात में भी सुन रहा होगा। जब तक इसका भाषण खत्म नहीं होता उसने मुझे पूरा कच्चा चिट्ठा भेज दिया। टोरंटो क्या है, अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या है, उसके बाद रेट्स क्या हुए। मेरे पास रेडीमेड मटेरियल था, हमने उठाया, इसलिए जहन में याद है। अब PSU लॉस में क्यों जा रही है? अब तो बहुत बड़ा मैनेजमेंट का गुरु आ गया ना, एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस, ऐसा बताना पड़ता हाथ हिलाते हुए, क्योंकि ऐसा कोर्स थरारने वाला, बिल्कुल भयंकर नुमा कोर्स है वो, कि जो डिफेंस भी जानता है, केमिस्ट्री भी जानता है, फिजिक्स भी जानता है, साइकोलॉजी भी जानता है, डिफेंस भी जानता है, अर्थशास्त्र भी जानता है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस। आप क्यों जा रहे हैं PSU लॉस में? और प्रॉफिटेबल PSU क्यों बेचे जा रहे हैं? किस लिए बेचे जा रहे हैं? कर्जा चुकाने के लिए? कर्जा लिए क्यों हो? कर्जा लेके घी पीने की आदत नरेंद्र मोदी जी को बहुत पहले से है। जब केशुभाई पटेल ने सरकार छोड़ी थी, उनके हाथ से सरकार ली थी, क्योंकि केशुभाई एक बाई इलेक्शन हार गए थे बेचारे,
एक बाई इलेक्शन। इन्होंने हंगामा मचा दिया, ये चले गए मुख्यमंत्री बन के ऊपर से। तब गुजरात पे कर्जा नहीं के बराबर था। जब मोदी जी दिल्ली आए प्रधानमंत्री बन के, तो गुजरात पहले 3 कर्जदार राज्यों में था। इतना कर्जा मोदी जी ले चुके थे। साबरमती कॉरिडोर, ऐसे चमकाने वाले काम सिर्फ। हाँ, वो सारा कुछ लोग पैसा होते- क्रीम पाउडर पे खर्च होता है, सारा कुछ लोग होते हैं ना, क्रीम पाउडर। शादी में उनकी पत्नी आती तो इतने गहनों से लदी हुई होती है, सब नकली गहने होते हैं वो दिखाने के लिए। तो ये कर्जा लेके घी पीने वाला इंसान है। जब दिल्ली आया तो 54 लाख करोड़ था देश पे कर्जा, अब 210 लाख करोड़ हो गया है। 11 ऊपर साल। हो गया। ये पीएसयू बेचने के खिलाफ आवाज उठाता था, कांग्रेसियों को गाली देता था, आज खुद बेच रहा है और प्रॉफिटेबल बेच रहा है। कांग्रेस तो लॉस वाली बेचते थे और उसमें भी ये ठिकरा फोड़ता था कि ये जानबूझ के लॉस करवाते हैं। अब तो तुम मैनेजमेंट गुरु आ गए हो गुरुजी, अब क्यों बेच रहे हो प्रॉफिटेबल, जरा बताओ। क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं आशीष। तब मोदी जी बोलते तो सारा मीडिया चलाता था, आज कौन चलाता है? आज ये पीएसयू प्रॉफिटेबल पीएसयू की बेची गई और ये कौड़ी मोल भाव बेची गई। इनकी कौड़ियों की बात नहीं करेगी अंजना कश्यप, और शिक्षक को 2 कौड़ी का बताएगी। अमीश देवगन बात नहीं करेंगे इसमें। मैं वो श्रीवास्तव इसका का नाम लेता नहीं क्योंकि उसको पत्रकार मानता ही नहीं। पत्रकार दिन में कोई नहीं है। पत्रकार के नाम में ये भी तथाकथित देश में थोपे हुए पत्रकार है। पत्रकार पढ़ता लिखता है, क्यों नहीं पूछता भाई? ये इतना बड़ा कांड हो गया, क्यों नहीं पूछते उत्तराखंड में? कोई नहीं पूछता। ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया से आया है बाहर। ऐसे कई कांड है आशीष जी, कई कांड है। देश में कितने बच्चे मर गए इस नीट के चक्कर में। इस आदमी ने एक जगह संवेदना नहीं दिखाई है। मैं जरा चलता हूं उन पर। एक तो पहले उत्तराखंड में ही वो दिखाइए जरा, बातचीत बच्चे से हुई। इस तो मतलब ये एक सिर्फ एक नेता के जेस्चर के लिए है, बाकी महत्वपूर्ण अगला वाला है। ये श्रीनिवास बीबी ने जो है वीडियो डाला है, वहीं से उस बच्चे की तरफ से वायरल किया गया है। ए फ्यू ईयर अगो दे मेट व्हाइल डूइंग सेवा एट द गोल्डन टेम्पल। अच्छा, वहां पर मिले थे। ये जो बच्चा जो है ये गोल्डन टेम्पल में सेवा में मिला था राहुल को। टुडे ऑन हिज बर्थडे इकनूर रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम श्री राहुल गांधी जी। बच्चे का नाम है इकनूर। वो बर्थडे पर रिसीव किया, राहुल गांधी ने उसको फोन किया। तो सम लीडर्स रिमेंबर फेसेज, राहुल गांधी रिमेंबर्स पीपल। जरा चला दीजिए, वीडियो चला दीजिए। गोल्डन टेम्पल में मिल गया बच्चा, वो बर्थडे मिला दिया फोन। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, आज तो कोई प्लान नहीं है सर। प्लान बनाओ भाई। सर आप अभी अल्मोड़ा में आए हुए हैं? हाँ नहीं, मेरा अल्मोड़ा आ रहा था मगर कैंसिल हो गया ओह क्योंकि बैड वेदर खराब हो गया। अच्छा सर, बहुत याद आ रही थी आजकल आपके। आप मतलब इतने अच्छे पोस्ट पे सब लोग आपको लाइक कर रहे हैं। तो थैंक यू बेटा। कभी दिल्ली आ रहे हो? जी सर, आप बताओ सर। जब आओगे आ जाना, जब भी स्कूल पे से थोड़ा टाइम मिले, ओके सर। जब भी आना चाहो। ओके सर। सर आप आइएगा सर रुद्रपुर, अगर आप आ रहे होंगे सर आना मेरे घर पे सर। हाँ, पापा कैसे हैं? सर पापा अच्छे हैं सर। बाकी सब ठीक है? हाँ जी सर, आप बताओ सर। स्पोर्ट्स खेल रहे हो? जी सर। सर अभी वो मेरा स्विमिंग कंपटीशन था डिस्ट्रिक्ट, तो सर उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। अच्छा, कौन सा स्ट्रोक में? सर फ्री स्टाइल। क्या टाइम है तुम्हारा? सर 14 सेकेंड्स 25 मीटर। नॉट बैड, शाबाश। थैंक यू सर। वेरी गुड, लव यू। लव यू सर। सर हेलो, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
देखो बहुत छोटी बात है आशीष, मैं मतलब लोगों को लगेगा कि यार राहुल का महिमा मंडन करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है। उसने कहा स्विमिंग उसमें गोल्ड मेडल आया है ना। अब मैं 90% नेता ऐसे होंगे जिनको स्विमिंग पता है, लेकिन स्विमिंग में बैक स्ट्रोक होता है, फ्री स्टाइल होती है, कई बटरफ्लाई टाइप वो होता है, बटरफ्लाई होता है, ये नहीं होगा पता। उनने कहा कि काय में आया किस टीम में, मतलब फ्री स्टाइल में आ गया गोल्ड मेडल। तो टाइमिंग क्या था? टाइमिंग क्या था? ये स्विमिंग में टाइमिंग जैसा 100 मीटर्स में टाइमिंग होता है, स्विमिंग में भी टाइमिंग होता है। उन्हें बोला टाइमिंग क्या होता है, उन्हें टाइमिंग बताया, तो राहुल ने कहा नॉट बैड, लेकिन ये भी नहीं कहा ओ बहुत बढ़िया टाइमिंग, क्योंकि राहुल को हाँ मालूम है कि वर्ल्ड स्टेट लेवल का टाइमिंग क्या है, नेशनल हाँ लेवल का टाइमिंग क्या है भारत का। ये वो कह सकता है जो स्पोर्ट्स में भी हो, जिसने स्पोर्ट्स के नाम पे सिर्फ राजनीति करी हो गंदी, और स्पोर्ट्स के नाम पर जो स्पोर्ट्स के लड़कियों का शोषण करता है, ऐसे लोग अपने पास रखे हो सांसद बना के, उस आदमी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। अच्छा, फिर राहुल गांधी का अनुकरण करेंगे तो ये उसमें भी पूछ देंगे, कुश्ती में भी टाइमिंग क्या था कुश्ती का। ये तो बास्केटबॉल खेला तो कैसा खेला, फ्री स्टाइल खेला कि बटरफ्लाई खेला? गधा। अरे नहीं, एकदम ऐसे हो भी, सकता है, अरे हो बाबा, सकता है। अरे हो सकता है। ये इतने कुपड़ है, मतलब क्या बताऊं आपको। विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। अरे चौथे जी, क्लास का लड़का भी सर हाथ पर पकड़ के बैठा कि योगी बाबा क्या बोल रहा है। अरे योगी जी मत बोलिए, ना विवेकानंद का नाम मत लीजिए, ना सुभाष चंद्र बोस तो याद ही नहीं आपको, तो विवेकानंद के नाम पे भी ऐसे बिल मत फाड़िए, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। तो बिगाड़ दिया, तो बचा टीचर ने कहाँ है? कहा होगा कि इस बाबा को बिगाड़ कुछ समझता नहीं, टीचर ने कहा होगा इस बाबा को कुछ समझता नहीं, ये मूर्ख है, इस पे विश्वास मत रखो। तो अब बताइए, लोगों का बच्चे जब बड़े होंगे तो उनका कंसेप्ट क्या होगा कि जो आदमी कुछ नहीं जानता मूर्ख होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। नहीं, बच्चों भविष्य बिगड़ने का आपको अब कहाँ बचा है? देखिए ना, ये बच्चे बच्चियां क्यों जा रहे हैं, क्यों जान दे रहे हैं? जरा लाइए भैया, वो बिटिया के यहाँ से जो मध्य प्रदेश में उसके घर की स्थिति, माँ से बात, ट्वीट है, नीट पेपर लीक मामले से आहत होकर मध्य प्रदेश की होनहार बेटी आकांक्षा चतुर्वेदी ने अपनी जान दे दी थी। ऐसी मुश्किल घड़ी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर आकांक्षा के परिजनों की नेता विपक्ष राहुल से बात करवाई। राहुल ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आकांक्षा की पढ़ाई के लिए उसके परिवार ने 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था। राहुल जी के निर्देश पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की मदद से पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए की सहायता राशि पहुंचा दी गई है। मोदी सरकार ने न सिर्फ छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया है, बल्कि लाखों परिवारों को भी तबाह कर दिया है। हम हर छात्र के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। न्याय की इस लड़ाई में सड़क से संसद तक संघर्ष करते रहेंगे। वो क्लिप चला दीजिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। मैं आज एयरपोर्ट जा रहा था और मैंने आपकी बेटी की चिट्ठी पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ, और इसलिए मैंने आपको फोन किया। बस पे हाथ लेना चाहता था, और अगर कोई मेरे लायक कोई मदद हो या काम हो तो मैं कर सकता हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो खुद ही देश की रक्षा कर रहे हैं। मेरा तो जो गया वो तो आएगा नहीं। हाँ, मैंने देखा बेचारी, उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। उसने कुछ कर्म नहीं किया, बस पढ़ाई की थी। आपने कर्ज लिया, मतलब बिल्कुल। सबसे बड़ी बात दुख की हमको ये है कि उसने इतना मेहनत करी, शायद ऐसा ना होता तो ये ना होता। अब हमारा तो कोई दूसरा है भी नहीं, एक ही तो तिल रही। इसी के भरोसे पिताजी भी उसके टिके थे, इसी के भरोसे मैं भी टिकी थी। और उसने मेरे चिट्ठी में लिखा कि उसको लगा कि उसने आपको बर्बाद कर दिया। नहीं, वो कि उसने आपने कर्जा लिया था और उसने आपको बर्बाद कर दिया। मतलब क्या बेचारी, कितना दर्द हुआ, दुख हुआ होगा उसको। अब आप
चिट्ठी पढ़ के खुद सोच सकती हैं कि इसके अलावा जब उसने ऐसा लिखी तो उसके माँ बाप उसको कैसे वहां तक पहुंचाए होंगे। वही तो आपने पूरा मतलब कर दिया, आपने अपनी पूरी मेहनत की और मेरी ये पूरा का पूरा ऐसे ही मतलब पूरा टूट गया। पूरा टूट गया। समझता हूँ। उसका सपना था कि मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं तो पेपर मेरा लीक ना होता तो मैं डॉक्टर बन जाती, क्योंकि मेरी बड़ी लड़की ही थी, बेटा तो मेरा छोटा है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, उसकी तो अभी कोई ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। और पिताजी का तो कोई कुछ कहने लायक है ही नहीं। पिताजी को तो पानी हाथ में वो कभी पी सकते हैं। अच्छा, क्या पैरालिटिक अटैक हुआ था? उनका 2 अटैक का ऑपरेशन हुआ है और पैरालाइज भी मारा है, उनका दाहिना हाथ नहीं चलता। तो बस मैं आपको फोन करना चाहता था, अगर मेरे लायक कुछ हो तो बता देना उनको, एनएचयूआई वालों को। आपके माध्यम से हमें 2.5 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं, 50,000 आज आने वाला है। हमारे जो लोग आए हैं उनको आप ये बता दीजिए, मगर बस मैं आपको अपना प्यार देना चाहता था, माता जी को और आपको। धन्यवाद। बताइए, पिता बिस्तर पर है पैरालिसिस के, नहीं, मतलब सुन नहीं सकते आशीष, परिवार बर्बाद हो जाता है। बाप पैरालिटिक अटैक में, माँ मतलब कहाँ काम करके घर पर बेटा मतलब बच्चों को, और बच्चों को ये पता है कि मैं बस ये एग्जाम पास कर लूं तो मैं भविष्य बना सकता हूं मेरे परिवार का। उस लड़की के सपने होंगे कि मेरे पिता मेरे माता को अच्छी जिंदगी दूं, अपने भाई को पढ़ाऊं। कहाँ पाप भरेंगे ये? नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देना होगा। अरे एक शब्द नहीं लिख रहा है ऐसा आदमी इस देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है, शर्म आती है, शर्म आती है। यही शर्म कपिल सिब्बल ने कह दिया था तो ये उछल रहे थे सब बेशरम, ये बेशरम बेहया बेहुदे उछल रहे थे प्रवक्ता के रूप में कि मोदी जी को देश से नफरत करता है कपिल सिब्बल। अरे इस देश से कपिल सिब्बल क्या नफरत करता है? इस देश का झंडा अमेरिका में फाड़ करके सड़कों फेंका गया है, आप देख लो जाकर के विजुअल। हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारा तिरंगा है। अमेरिका को बाप बोलते हो आप, वहां भारत के झंडे को फाड़ के फेंका जाता है। बच्चे मर रहे हैं, एक घर में इन सबने संवेदना नहीं जताई। इनके आप इसे समझ लो कि ये किस कदर निकृष्ट है। ये सब ये निकृष्ट है, ये मानव के शरीर में ये सब पशु है, पशु। ये पशु है, पशु भी नहीं है, पशु में भी संवेदना होती है। पशु में भी संवेदना होती है, पशु भी अपने बच्चों के लिए करता है। किसी परिवार में गया क्या अखिल भारतीय युवा मोर्चा? किसी में गया क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? किसी में गई क्या भाजपा? किसी में गया क्या? जितने मर रहे हैं सब कांग्रेसी हो जाएंगे? क्योंकि तुम लोग मन से चोर हो, खाली पेपर चोर नहीं हो, दिल से मन से चोर हो, उचक्के हो। तुम्हें पता है कि वहां पे जाकर के मुंह नहीं दिखा पाओगे उनके। कई घरों को उजाड़ दिया, कितने परिवार उजाड़ दिए, और न कुर्सी हिल रही, न इनकी सत्ता हिल रही, न बेशर्मों की आंख पलकें हिल रही हैं, कुछ नहीं। निहायत बेशर्म। मतलब कभी भी सृष्टि में, मैं बार बार कहता हूं, कभी भी किसी भी देश में, इस पूरे संसार के किसी कोने में ऐसे नराधम कभी नहीं सत्ता में आए होंगे जैसे अब आए, कभी नहीं आए। संवेदनहीन, क्रूर, निर्दयी। इजाजत दीजिए, देश का बंटाधार राहुल गांधी ने बोल दिया कि होने वाला है, तो अभी सब बहुत परेशान है, उस पर भी खबर लेकर के आनी है। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।